कूलम्स लॉ हम लोगों ने स्टेट किया था मैथमेटिकल फॉर्म में, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसमें जो ये के था, ये दो चीज़ों का फंक्शन बताया था। नंबर वन, इट वाज डिपेंडेंट अपॉन मीडियम। नंबर टू, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मीडियम पहले हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, और वैक्यूम में हम लोगों ने जब SI सिस्टम लिया और जब हमने CGS सिस्टम लिया, तो SI सिस्टम में के की वैल्यू आ रही थी 8.9 इंटू 10⁹9। यस। और CGS में के की वैल्यू आ रही थी 1। इसको अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁹9 लिख रहे थे हम लोग। इसकी यूनिट थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और मैंने ये बोला था कि के को 1/4πε0 भी बोल सकते हैं। और यहां पर हमने एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी बताया था। परमिटिविटी किसकी? ऑफ वैक्यूम। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को एप्सिलॉन नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम एप्सिलॉन टर्म से डिनोट कर रहे हैं। परमिटिविटी क्या है ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, उसको फर्दर डिस्कस करेंगे परमिटिविटी क्या है। बट फॉर नाउ हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन लेके चलेंगे। देन आई ऑल्सो टोल्ड यू टू नोट वन थिंग, कि एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा लेस देन एप्सिलॉन नॉट होती है। सर आई थिंक आपने ग्रेटर देन बताया था। यस, एप्सिलॉन ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सो वी शुड मूव ऑन फर्दर। सर हाँ सर इसका भी कोई रीजन है कि एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा क्यों होती है? हाँ, रीजन है, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। एक चीज रह गई, यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो अभी हम सिर्फ अभी तक के लिए जो समराइजेशन है उसको लिख लेते हैं। कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, और कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म इज सिंपली 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले तक हम लोग आ गए हैं समझ के। तो दिस इज द रिव्यू अभी तक का। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बात करते हैं। Since force is a vector quantity, so we must also denote the direction of Coulombic attraction और रिपल्शन। क्योंकि वेक्टर है इसलिए हमको एक वेक्टर फॉर्मेट चाहिए इसको डिनोट करने के लिए, जिससे कि डायरेक्शन अट्रैक्शन या रिपल्शन की हमें पता लगे। सो वी कैन टॉक अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।
सब लोगों को वेक्टर पता है क्या होते हैं, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला सब लोगों को पता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग। तो वहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला लेते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, और यहाँ से tan फाई की वैल्यू निकलती है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले प्री रिक्वायर्ड है हमको वेक्टर एल्जिब्रा से इसको समझने के लिए। नाउ सपोज से एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस है एंड दिस डिस्टेंस हम इसको डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से कि मैं इसको एक वेक्टर बता सकता हूं, इट इज अ वेक्टर R। पोजीशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, इसको निकाला कैसे है हमने कि x एक्सिस y एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया एंड मैंने अज्यूम किया कि Q1 इज एट ओरिजिन, देन पोजीशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, पोजीशन ऑफ Q2 with respect to Q1 can be given by position vector R। ये इसकी पोजीशन बता रहा है। इस पोजीशन को मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि R का दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, ये एंगल थीटा है तो इस तरफ का कंपोनेंट में ले लेता हूँ RX दैट इज R cos थीटा, और इस तरफ का कंपोनेंट में ले सकता हूँ RY दैट इज R sin थीटा, और ये डायरेक्शन मैं I कैप ले लेता हूँ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ J कैप ले लेता हूँ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो मैं इसको R वेक्टर को इन दोनों रिजॉल्व्ड वेक्टरों की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, दिस इज RX एंड दिस इज RY। तो मैं R को ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर R इज इक्वल टू RX I कैप प्लस RY J कैप। ये एक और फॉर्मेट है इस पोजीशन वेक्टर को लिखने का, इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म बोलते हैं पोजीशन की। ये डायरेक्शन जो है इस तरफ, ये डायरेक्शन मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूं और मैं इस डायरेक्शन को आर कैप डायरेक्शन बोल देता हूं। आर कैप क्या है? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। सभी लोगों को यहां तक बात क्लियर है? हाँ, आर वेक्टर जो है, जो हम आर वाई और आर एक्स के फॉर्म में जो निकाल रहे हैं सर, मेनली ये क्या बता रहा है हमें? ये पोजीशन बताने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। हम बिल्कुल एकदम स्क्रैच पे आते हैं। अगर सपोज से हम अर्थ पे खड़े होकर मून को देखें तो मून कैसा मोशन कर रहा है? कैसा मोशन है मून का? सर्कुलर। अच्छा, सर्कुलर के अलावा कभी कभी तुम अपनी छत से देखती होगी तो कभी लेफ्ट में आता है मून और कभी कभी राइट में आता है, रैंडमली नहीं लेकिन सीजन के ओवर लेफ्ट टू राइट भी मूव करता है मून। तो वो चारों तरफ घूम रहा है बेसिकली, नॉट एक ही प्लेन में नहीं है सर्कुलर मोशन में, बट डिफरेंट है। अब अगर मैं मार्स पे खड़े होके देखूं तो क्या मेरे को मून का मोशन सर्कुलर ही दिखेगा?
नो सर, नहीं सर वो मोशन स्टेशनरी दिखेगा सर। नहीं, मार्स पे खड़े होके अगर देखेंगे तो स्टेशनरी क्यों दिखेगा? मार्स अलग ही जगह पर है, हमारे सन के चारों तरफ। इमेजिन करो सोलर सिस्टम, मार्स आगे है, अर्थ पीछे है, और दोनों सन के चारों तरफ घूम रही हैं, और दोनों के घूमने का टाइम पीरियड सेम भी नहीं है। तो कभी कभी जब मून को देखेंगे हम, तो मून गोल भी घूम रहा है और एक अपनी ऑर्बिट में पाथ भी ले रहा है, तो एक मिक्सअप पाथ हो गया। यस सर। तो बेसिकली आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम वेयर वी आर लुकिंग। इसलिए ओरिजिन वेक्टर हमेशा वहां होता है जहां ऑब्जर्व होता है। हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस मैंने मान लिया और ये डायरेक्शन वाई एक्सिस मान ली, तो इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन दो तरीके से बताई जा सकती है। या तो मैं एक एरो बता दूं कि 5 मीटर लंबा डंडा लो और यहां से 30 डिग्री के एंगल पे लगाओगे तो उस चीज की पोजीशन है वो। यस, एम आई क्लियर अंशिका? यस सर। दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बता देता है इतना बड़ा डंडा इतने एंगल पे रखोगे, जो चीज रखी हुई है वो ले आओ। It is telling about the position of something by using a stick and a protector. Done? Now इसका कंपोनेंट इधर, या फिर वो ऐसे बोल सकता है आर एक्स आर वाई। अगर वो बोले ग्राफ पे बताना कैसी क्या चीज लेके आए थे, तो उसने बोला ये एक्स एक्सिस ले ली तो इसको आर एक्स ले लिया, और ये वाई एक्सिस ले ली। जिस जगह पर ये दोनों पॉइंट्स मीट कर रही हैं तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? आर एक्स कॉमा आर वाई। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पेस में किसी चीज को, कार्टेशियन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यस सर। तो ये पोजीशन बताने का ये भी एक तरीका है। तो बेसिकली दिस आर वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे बताऊं आर वेक्टर से, या ऐसे बताऊं आई कैप जे कैप लेके, बात एक ही है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द पोजीशन। शुड वी मूव ऑन, आगे चलें, या एनी डाउट? अंशिका? यस सर, क्लियर है। क्लियर, ओके। नाउ व्हाट इज दिस आर कैप? आर कैप बेसिकली क्या है? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। आर कैप इज वेक्टर आर डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो टोटल वेक्टर की लंबाई को हमने डिवाइड कर दिया उसकी मैग्नीट्यूड से, तो केवल डायरेक्शन रह गई। मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वेक्टर में केवल डायरेक्शन रहेगी। तो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है बस। यहां तक आई थिंक आई एम क्लियर। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? इस तरफ। ये डायरेक्शन कौन सी होगी? सर माइनस आर कैप। माइनस आर कैप, एग्जैक्टली। अब मैं फोर्स की बात करता हूं। फोर्स अकॉर्डिंग टू क्यूलम्स लॉ, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मैं इसको लिखूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। बात क्लियर? हम क्या पता लगा रहे हैं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कहां खड़े होके? इस वाले चार्ज पर खड़े होके। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। अब देखना इसका इलेबोरेशन। और ये F21 की डायरेक्शन कौन सी होगी? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की डायरेक्शन, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। आर कैप is the direction of F21. And what is the magnitude of F21? This is the magnitude of F21. ठीक है? तो अब इस फॉर्मूले में, ये वेक्टर फॉर्मूला हो गया, वेक्टर इक्वेशन है। ये एक सिंबल है जो किस वेक्टर को डिनोट कर रहा है?
इस वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन आर कैप है. सो दिस फॉर्म इज व्हाट वी कॉल एज द यूनिट वेक्टर फॉर्म. ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर फॉर्म. मतलब उसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं. हाँ, यूनिट वेक्टर फॉर्म. दूसरी फॉर्म है जो वेक्टर फॉर्म ही कहलाती है, इट इज प्योर वेक्टर फॉर्म. प्योर वेक्टर फॉर्म देखते हैं. अगेन सेम स्टेप्स लेंगे. यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, और हमने एक्सिस मान ली इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हम एक वेक्टर R21 से डिनोट कर रहे हैं. इस केस में सिर्फ R नहीं, R21. तो R21 इज बेसिकली R ही है, बस उसमें हमने और थोड़ा सिंपलाइजेशन बढ़ा दिया. दिस इज पोजीशन ऑफ R2 with respect to, सॉरी, पोजीशन ऑफ Q2 with respect to Q1. किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ये भी बता रहे हैं. अब हम यूनिट वेक्टर फॉर्म में तो सिंपली था कि हम अपने रेस्पेक्ट में देख रहे हैं. तो दिस इज R21. तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? दिस इज R21 कैप एंड दिस इज माइनस R21 कैप. तो मैं यूनिट वेक्टर फॉर्म लिखूंगा पहले. यूनिट वेक्टर फॉर्म में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R की जगह R21, ये मैग्नीट्यूड है, R21 का स्क्वायर R21 कैप. सही है यूनिट वेक्टर फॉर्म? सही है, ऑल द सिंबल्स आर करेक्ट. मैं इस फॉर्म में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करता हूं और मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देता हूं. तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर थाई और R21 कैप, और मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, R21 मल्टीप्लाई कर रहा हूं और R21 का डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए. नहीं, सिर्फ R21 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ R21 के मैग्नीट्यूड का, क्योंकि ऊपर वेक्टर नहीं लगाया ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड. हाँ, F21 वाली साइड भी तो मल्टीप्लाई होगा ना फिर? नहीं, अगर F21 वाली साइड मल्टीप्लाई होता तो यहाँ डिवाइड नहीं करता ना. फिर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो एक तरीके से तो कुछ भी नहीं किया, ये कट कट के 1 ही हो जाना चाहिए. तो इसको करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो F21 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 क्यूब, और R21 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर R21 बन जाएंगे, बिकॉज वेक्टर R21 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R21 एंड द डायरेक्शन ऑफ R21. दोनों इंफॉर्मेशन मिलके वेक्टर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज, तो हम इसे यूज करेंगे. हाँ, वो हम कोई भी यूज कर लेंगे, हमें ज्यादा वेक्टर फॉर्म यूज ही नहीं करनी पड़ेगी, पर एक सिंबलिज्म के लिए हमें जरूरी है, क्योंकि डेरिवेशन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पर ही चलती हैं. सर तो हमें वेक्टर फॉर्म बहुत काम की चीज है.
बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिना वेक्टर फॉर्म के हम कर ही नहीं पाएंगे। मैं अभी बताऊंगा आगे सम एग्जांपल्स। विदाउट वेक्टर फॉर्म दे आर नॉट इवन पॉसिबल, उनको सॉल्व ही नहीं कर सकते, इतना कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल Okay, sir. यू कैन सी लाइक ये एक क्यूब है, NaCl का एटम है, क्यूबिक होता है, NaCl Cl Cl Na NaCl Na, दिस इज Cl, दिस इज Na। अब मैं अगर ये पूछूं कि इस वाले Na की वजह से इन सब के ऊपर फोर्स कितनी होगी, या इन सब की वजह से Na के ऊपर फोर्स कितनी होगी, तो ये प्रॉब्लम ऐसी है कि बिना वेक्टर फॉर्म के, बिना पोजीशंस को लोकेट किए हम इसको नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे डायरेक्शन को लेके। यस, सर इसमें कंफ्यूज कैसे, सर इसको सॉल्व ही कैसे करेंगे सर? हाँ, सॉल्व तो कूलम्स लॉ लगाएंगे हम, इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम देखेंगे अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये क्लोरीन नेगेटिव है ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, और फिर इन तीनों फोर्सेस का एक वेक्टर एडिशन होगा जो इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगी अंदर की तरफ। इस पर नेट फोर्स इधर लगेगी, तीन तरफ से रबड़ लगा दी तो ऐसे ही तो जाएगा अंदर। अब ये नेगेटिव है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा ये पॉजिटिव वाले इसको रिपेल करेंगे अलोंग दिस लाइन, ये वाला इस लाइन के। तो बहुत सारी फोर्सेस हैं, किस डायरेक्शन में कौन सी है, इन फोर्सेस का फिर वेक्टर सम कैसे करोगे बताओ? बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। अंशिका, Yes, sir. तो ये जो फॉर्म आई है, दिस फॉर्म इज द प्योर वेक्टर फॉर्म, तो कोई खास फर्क नहीं है। यहां पर R21 क्यूब और वेक्टर R21 हो जाता है, बाकी सब चीजें सेम। इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये सब सिंबलाइजेशन है केवल। मैं लैंग्वेज बता रहा हूं जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज जस्ट लैंग्वेज। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखना सीख रहे हैं हम फोर्सेस को। और लास्ट फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्म है। जब सारी फॉर्म्स फेल हो जाती हैं तब हम इस फॉर्म का ही काम लेते हैं। पोजीशन वेक्टर फॉर्म। इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड तो होगा पर गलती होने के चांसेस नहीं है, प्रोवाइडिंग देयर यू आर नॉट डूइंग द कैलकुलेशन एरर। लेंदी काफी होगा पर इट इज द बेस्ट मेथड। आप समझना मेरी बात वापस से। प्रॉब्लम क्या है, हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं और हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत है तो हमारी सारी ऑब्जर्वेशन गलत होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मक्खी हैं और हम एक फैन के ब्लेड पे कॉर्नर पे बैठ जाते हैं और फैन चल रहा है बहुत स्लो मोशन में, तो हम उसके सेंटर का जो मोशन देखेंगे, हम बोलेंगे कि हम तो रुके हुए हैं और बाकी पंखा घूम रहा है, पंखा का जो सेंटर है वो घूम रहा है। हमारी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो ऑब्जर्वर अभी तक कहां पे था, ओरिजिन पे। ऑब्जर्वर कहां पे था, जहां पे Q1 चार्ज था। Q1 चार्ज पे ही तो ऑब्जर्वर था, ओरिजिन पे Q1 ही लिया था दोनों फॉर्म में। यस। Yes, sir. तो जब ऑब्जर्वर की तरफ ऑब्जर्वर खड़ा होकर देख रहा है, अगर Q1 पे हम खड़े होकर देख रहे हैं मतलब ओरिजिन पे Q1 है, तो हम बोलेंगे कि सामने वाले जो चार्ज है, अब मान लो Q1 चार्ज देख रहा है, दिस इज द Q1 चार्ज, मान लेते हैं ये देख सकता है Q1 चार्ज, और ये Q2 चार्ज है, दोनों की आंखें हैं, ये एक दूसरे को देख रहे हैं। ये ओरिजिन पे है क्योंकि ये ऑब्जर्वर है। तो ये बोलेगा दो चीजें
या तो ये Q2 चार्ज मेरी तरफ आ रहा है या फिर मेरे से दूर जा रहा है। फोर्स ऐसे ही होगी इस पे दोनों केसेस में, है ना, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। तो दो ही डायरेक्शन है इसके मोशन की। लेकिन अगर मैं अब ये भी जो हमने देखा, ये पॉइंट ऑफ व्यू ही तो है Q1 का। सही पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ओरिजिन अलग हो और Q1 कहीं और हो। ऑब्जर्वर इज नॉट कोइंसाइडिंग विद ऑरिजिन। ऑब्जर्वर यहां है और लेट्स से Q1 चार्ज यहां है और Q2 चार्ज यहां है, Q1 एंड Q2। तो पहले वी वांट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ Q1 एंड द पोजीशन ऑफ Q2। ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। ठीक है, पहले तो चार्जेस की पोजीशन बताई। पहले तो ये वाला चार्ज ओरिजिन पे ही था, अब हमने पहले इस चार्ज की पोजीशन बताई। दिस इज 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल नहीं है, दिस इज 3 डायमेंशनल। ट्राई टू इमेजिन इट इज 3 डायमेंशनल। तो ये पोजीशन वेक्टर इसकी R1 और इसकी पोजीशन वेक्टर R2। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये इसको क्या हो गया, ये वाली। इस वेक्टर को क्या बोले? बेसिकली हम 1 पे खड़े होके 2 को देख रहे हैं। दिस इज पोजीशन ऑफ 2 ड्यू टू 1, है ना। पोजीशन ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं R21 से। सही है, यस सर। सबको क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन, अगर यहां तक क्लियर है तो जस्ट रेज योर हैंड। Yes. हर्षित, Harshit, your hands are not raised. Okay. तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी और ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा ओरिजिन पे ही मानता है, हमेशा, क्योंकि वो सोचता है कि पूरी स्पेस को मैं वहां से देख रहा हूं जहां पे मैं हूं। सो ही इज एट द ओरिजिन ऑफ द स्पेस। और ये हम सबके साथ में है ये प्रॉब्लम, हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। ठीक है, यस सर। सो दिस डायरेक्शन कैन बी डिनोटेड एज R21 कैप और ये डायरेक्शन हो जाएगी R21 कैप माइनस। सही है वेदांत, एनी प्रॉब्लम? वेदांत, वेदांत? नहीं सर, मैं रेस जा गया था। ओके, अब मैं इसको अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ये कौन सी फॉर्म है? प्योर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, दिस इज प्योर वेक्टर फॉर्म। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल समझना, ये एक ट्राइंगल है,
ये 3 फोर्सेस एक ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का एक कॉर्नर ओरिजिन, एक कॉर्नर Q1 और एक कॉर्नर Q2। तो बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है? कैन एनीवन स्टेट? पूरा डेफिनेशन बतानी है क्या? नहीं, Triangle सिंपल law? बता दो, क्रक्स बता दो, टेल मी द क्रक्स। सर उसकी ट्राइंगल की दो साइड्स वेक्टर की तरह एक्ट करती हैं और उसकी जो तीसरी साइड होती है सर वो उनका वेक्टर रिजल्टेंट होता है। हाँ उनका रिजल्टेंट होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है बाकी Okay, exactly. साइड्स। So suppose we are walking. So if statement क्या है? If two sides of a triangle represent vector taken in the same sense. Sense मतलब हम हेड और टेल को ना भूलें, सेम सेंस में चलते रहे, आगे ऐसे गए फिर ऐसे गए, देन द थर्ड साइड वुड बी द रिजल्टेंट टेकन इन द अपोजिट सेंस। इसमें सेंस हमने चेंज कर दिया, यहां से गए, इधर नहीं लौट के आए, यहां से गए, इधर गए तो नेट किधर गए, इधर गए, सेंस वी हैव चेंज्ड। सो दिस इज ट्राइंगल लॉ, और इस ट्राइंगल लॉ को ही लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। R1 प्लस R21 will be R2। I guess I am clear। मुझे लगता है सब लोगों को बात क्लियर है, मुझे लगता है, बट यू कैन रेज योर हैंड। यस तो R21 को मैं क्या लिख सकता हूं? R2 माइनस R1। यस, आया ना? आप तो लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं सर? अरे इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस नहीं हो जाएगा? R21 इधर, इसको इधर लाए तो ये माइनस का हो गया, तो R2 माइनस I1। ठीक है अंशिका, एम आई क्लियर? ठीक है, एम आई क्लियर? मेरी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है। क्लियर है। R21 मैं इसमें डाल देता हूं, ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by, just hold on, okay, Q1 Q2 divided by R21 की जगह
वेक्टर R2 माइनस R1, इनका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को मॉड से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सर मैग्नीट्यूड कैसे आ गया यहाँ पे? तो वो ये R21 क्या है, ये मैग्नीट्यूड का ही तो क्यूब है, स्केलर फॉर्म की तो R हाँ। R की जगह R21 ले गए थे, वेक्टर के ऊपर तो एरो होती है, ठीक है, ठीक। इसका क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर, ये हमारी पोजीशन वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या हैं इन, ये बहुत इतना झमेला हमने किया, अभी तो सिर्फ हम लिखना सीख रहे हैं फोर्सेस को, सिर्फ वी आर लर्निंग द सिंबलिक लैंग्वेज के साइंटिस्ट किस लैंग्वेज में बात करते हैं और हाउ वी राइट सम थिंग्स इन मैथमेटिक्स। एडवांटेज ऑफ वेक्टर फॉर्म ओवर स्केलर फॉर्म, in scalar form we have to provide the direction separate from magnitude, जब स्केलर फॉर्म में हम बात करते हैं तो हम मैग्नीट्यूड बताते हैं फोर्स का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन हम बोलते हैं, वी यूज वर्ड्स लाइक टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम, A to B एटसेट्रा, ऐसे ही तो बताते हैं। वेक्टर फॉर्म में the direction is implicit in the formula itself, तो फॉर एग्जाम्पल मैं प्योर वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 क्यूब, R21 वेक्टर, ठीक है। प्योर वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, इफ yes Q1 Q2 is greater than 0, Q1 Q2 greater than 0 का मतलब क्या है, Q1 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव Q2 पॉजिटिव, या Q1 नेगेटिव Q2 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। If Q1 Q2 is greater than 0, then F21 is in the direction R21, F21 की डायरेक्शन कौन सी है, R21, ऑलरेडी फॉर्मूले में लिख रही है डायरेक्शन। और इफ Q1 Q2 इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या है, Q1 पॉजिटिव हो और Q2 नेगेटिव हो, या Q1 नेगेटिव हो और Q2 पॉजिटिव हो,
डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी F21 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ये वाला पार्ट माइनस आ जाएगा, दिस मैग्नीट्यूड विल बिकम नेगेटिव, Q1 और Q2 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, सो F विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस R21। सही है? यस सर। दैट मीन्स इस फॉर्मूले में ऑलरेडी डायरेक्शन इनबिल्ट है, तो हमको डायरेक्शन अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और नंबर 2 विच इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये फॉर्मूला हमको एक चीज और बताता है, दिस वेक्टर फॉर्म makes us understand that Coulombic forces follow Newton's third law of motion. That is, to every action there is a equal and opposite reaction। इस चीज को समझने में हमारी मदद करता है। सपोज से वी हैव अ चार्ज Q1 पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R21, ये वाली डायरेक्शन R21 वेक्टर और ये वाली डायरेक्शन R या माइनस R21 या R12 माइनस R21 वेक्टर। तो माइनस R21 को हम लोग R12 भी लिख सकते हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये बोल रहा है ये मेरे आगे है, या ये बोल रहा है ये मेरे पीछे है, बात तो एक ही है। ये सुन लो, अब इसके ऊपर फोर्स अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस पे फोर्स अगर हम देखें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैं इनको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा देखना। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 को लिखूंगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब ऑब्जर्वर 2 है, दैट इज R12 का क्यूब R12 कैप। ये अगर R21 है तो ये माइनस R12 है। अगर मैं इसको ओरिजिन पे ले लेता हूं तो ये वेक्टर R21 है, तो ये वाला वेक्टर R12 है। ये वाली डायरेक्शन R12 कैप है और ये वाली डायरेक्शन माइनस R12 कैप है। सही है बात? यस सर। एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, फॉर्मेट देखना बिल्कुल वही चल रहा है स्टैंडर्ड, R21 क्यूब R21 कैप। ठीक है, इन दोनों को जीरो करने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो जीरो होना चाहिए, दैट मीन्स F12 प्लस F21 मस्ट बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब
R21 कैप, और इनकी वैल्यूज अगर मैं डाल दूं सारी, तो ये इसके अपोजिट है, तो मैं इसको R21 को लिख सकता हूं R12 को R21 नेगेटिव में, और मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड का क्यूब हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। Yes, sir. तो हम सिंपली देख पा रहे हैं दैट F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। The direction, the change is only in direction. The magnitude of the forces are same. जो 1 2 पे लगा रहा है उतनी ही फोर्स 2 1 पे लगा रहा है, केवल डायरेक्शन अलग अलग है। ये इसके ऊपर इस तरफ लगा रहा है और ये वाला इसके ऊपर इस तरफ लगा रहा है, ये राइट की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है, फोर्स इक्वल है। एम आई क्लियर? सर अगर जो ये दो चार्जेस हैं अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के भी हुए तब तब भी ये भी फोर्सेस लगा सकते हैं। इक्वल लगा सकता नहीं, इक्वल ही लगाएगा। फोर्सेस ऑलवेज इट विल बी इक्वल। भाई एक चार्ज दूसरे को 10 न्यूटन की फोर्स से धक्का दे रहा है, तो तुमने अगर किसी को थप्पड़ मारा तो हाथ पे भी उतनी चोट लगेगी जितने उसके गाल पे लगेगी। एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कि हाथ की जो सेंसिटिविटी है वो डिफरेंट है और गाल की सेंसिटिविटी डिफरेंट है, तो दर्द अलग अलग होगा हम दोनों को, बट द फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स वुड बी सेम। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो आज यहीं रोकते हैं।